Hello and welcome. In this session, we are going to learn about insurance embezzlement. What is insurance embezzlement? Insurance आपको पता है, embezzlement मतलब लोकपाल। कई बार क्या होता है कि देर आर डिस्प्यूट बिटवीन इंश्योरेंस कंपनीज एंड द इंश्योरर्स और पॉलिसी होल्डर। मान लो कि आपने एक मेडिक्लेम लिया है, राइट? और मेडिक्लेम 10 लाख का लिया है और आपको कुछ इमरजेंसी हो गई और आपने हॉस्पिटल में आप एंटर हो गए और हॉस्पिटल का बिल मान लो कि 8 लाख आया। लेकिन ये पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो बोलते हैं कि 8 लाख पूरा चार्ज नहीं मिलेगा आपको। आपको इस हिसाब से वो हिसाब से करके 2 लाख या 3 लाख रुपीज मिल सकता है। तो अगर आपको 8 लाख बोला था और मतलब खर्चा हुआ है और 3 लाख ही दे रहे हैं, राइट? तो आप क्या करेंगे? तो पहले जो जब ये ओम्बुड्समैन नहीं था, तो क्या करते थे कि ये जो कोर्ट में केस जाता था, कोर्ट में, और कोर्ट में आपको पता है कि तारीख पे तारीख होती है और बहुत साल लग जाते हैं और उसका वैल्यू 2-3 लाख का वैल्यू 6-15 साल के बाद 8 लाख ही हो जाता है, राइट? मतलब 2-3 लाख का अभी जो वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू 8 लाख तक हो जाते हैं। तो बहुत ये डिले होता था, ऐसा था। और छोटे-छोटे जो क्लेम है, छोटे-छोटे जो डिस्प्यूट है, बहुत कम अमाउंट के डिस्प्यूट है, उसके लिए कोर्ट कचहरी का धक्का हो जाता था। इसलिए इंश्योरेंस एंड बैंकिंग सेक्टर दोनों ने ऐसा रखा है, बैंकिंग ओम्बुड्समैन भी है एंड इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन भी है। तो ऐसे जो क्लेम्स होते हैं, ऐसे जो डिस्प्यूट होते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ये ओम्बुड्समैन आया है। तो ओम्बुड्समैन क्या है? तो हम बोलते हैं उसको गुजराती में लोकपाल। लोकपाल मतलब आपको कोई प्रॉब्लम है तो जो डिसाइड किया डेट पे आप जाएंगे, आप वहाँ कंप्लेन करेंगे, तो आपकी वो जो सुनाई देगा। और जैसे कोर्ट होता है, वो कोर्ट ऑफिशियली नहीं होता है, लेकिन आपकी जो कंप्लेन सुनाई देगा। और ये ओम्बुड्समैन क्या करता है? ओम्बुड्समैन आपके लिए आपका जो तकरार है, आपका जो ग्रीवांस है, ये रूल्स के मुताबिक 8 लाख मिलना चाहिए, लेकिन 2-3 लाख मिला तो कितना मिलना चाहिए, उसकी वो चर्चा करके आपको अपना क्लेम सेटल करवा सकता है। तो ये ओम्बुड्समैन है, ये एक सिस्टम है, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया कि कोर्ट कचहरी का धक्का बच जाए और जो छोटे-छोटे क्लेम है उसके लिए ओम्बुड्समैन है, राइट? तो लेट्स लर्न द इंश्योरेंस ओम्बुड्समैन स्कीम वेर क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर। इंडिविजुअल पॉलिसी होल्डर के लिए है, कॉर्पोरेट पॉलिसी होल्डर के लिए नहीं है। टू हैव देयर कंप्लेंट सेटल आउट ऑफ द कोर्ट सिस्टम, आउट ऑफ द कोर्ट सिस्टम। आउट ऑफ द कोर्ट सिस्टम मतलब कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, उसके पहले ही आपका जो कंप्लेन है वो सेटल हो जाए इन ए कॉस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट इम्पार्शियल वे। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कोर्ट में जाए तो जो वकील का खर्चा होता है, प्रोसीजर का खर्चा होता है, रजिस्ट्रेशन का खर्चा होता है, डॉक्यूमेंट बनाने का खर्चा होता है, राइट? एफिडेविट कराने का खर्चा होता है, तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, वो नहीं होगा लोकपाल में। तो कॉस्ट इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, जल्दी जल्दी हो जाता है। एंड इम्पार्शियल वे, इम्पार्शियल वे मतलब एक्स आया या वाई आया, कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, भेदभाव नहीं किया जाता है। ऐसी तरीके से जो ये स्कीम काम करती है उसको अम्बुजमेंट कहते हैं। देर आर एट प्रेजेंट 17, आपकी बुक में बहुत कम लिखा है लेकिन अभी 17 एम्बुजमेंट है, इंश्योरेंस एम्बुजमेंट in a different location in India, and any person who has a grievance, grievance मतलब कचवाट या dispute है अगेंस्ट द इंश्योरर, इंश्योरेंस कंपनी के सामने आपको कुछ ग्रीवेंस है, तो आप फाइल कर सकते हो। मे हिमसेल्फ मतलब जो जिस जिस व्यक्ति है वो अपने आप फाइल कर सकता है। और थ्रू लीगल हेयर्स मतलब मान लो कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मान लो कि मेरी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली और मैं एक्सपायर कर गया, तो मैं तो आऊंगा नहीं ये क्लेम करने के लिए। तो मेरे जो हेयर्स है मतलब मेरे जो फैमिली मेंबर्स हैं जिसको मैंने हक दिया है, वो भी यहाँ कर सकते हैं। और नॉमिनी कर सकते हैं और असाइनी, मैंने जिसको असाइन किया है वो कर सकता है। मतलब मान लो कि फायर का क्लेम है, राइट? तो मैं मिस्टर एक्स को अपॉइंट कर सकता हूँ, राइट? तो वो मेरा असाइनी हो गया। एंड टू मेक ए कंप्लेंट इन राइटिंग टू द इंश्योरेंस एम्बुसमेंट within whose territorial jurisdictions the branch or office of the insurance complaint against the
against or the residential address or place of the residence of the complaint is located. For example, यहाँ मुझे प्रॉब्लम हुआ तो मुझे अहमदाबाद जाना पड़ेगा, तो मैं बॉम्बे या मद्रास या दिल्ली नहीं जा सकता। तो मेरा ये टेरिटरी फिक्स किया गया है कि यहाँ के आजू बाजू का होगा तो ये अहमदाबाद ही जाएगा, तो ये अम्बुड्समैन अहमदाबाद में है, तो अपनी जो टेरिटरी है उसके हिसाब से ही ये काम करता है। तो इंश्योरेंस अप्रोच द अम्बुड्समैन विद द कंप्लेंट्स इफ कब कर सकते हैं? यू हैव टू फर्स्ट अप्रोच योर इंश्योरेंस कंपनी विद द कंप्लेंट्स। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उसको क्लेम करना पड़ेगा, उसको रिटर्न में कंप्लेन देना पड़ेगा। बिना कंप्लेन के अगर आप ombudsman में करते हो तो क्या होगा, वो ध्यान नहीं लेंगे। तब ये कंप्लेन एंड दे हैव रिजेक्टेड इट, मतलब इंश्योरेंस कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया कि नहीं नहीं तुम्हारा नहीं चलेगा, और नॉट रिजॉल्व टू योर सेटिस्फेक्शन। 10 लाख का क्लेम था, मांगा था, लेकिन 8 लाख ही दिया, 2 लाख नहीं दिया, तो ये सेटिस्फेक्शन नहीं है। 2 लाख कहाँ गए? तो नॉट रिजॉल्व टू योर सेटिस्फेक्शन एंड नॉट रिस्पॉन्डेड टू इट ऑल फॉर 30 डेज। कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, रिजेक्ट किया, एक्सेप्ट किया, कुछ काम नहीं किया, लेकिन 30 डेज हो गए, then you can approach to whom? Ombudsman, right? Your complaint pertain to any policy you have taken in your capacity as an individual, and the value, मतलब आप इंडिविजुअल होने चाहिए, और the value of the claim including expense का claim is not above 30 लाख, मतलब 30 लाख के उसका जो वैल्यू कम होगा तो आप क्लेम कर सकते हैं। मान लो कि ये वैल्यू 1 करोड़ है तो आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, राइट? कंप्लेंट टू द ऑम्बुड्समैन कैन बी अबाउट, कौन कौन सी कंप्लेंट कर सकते हैं, किस किस केस में कंप्लेंट कर सकते हैं, राइट? पहला है डिले इन सेटलमेंट ऑफ क्लेम्स, मतलब आपका मकान का इंश्योरेंस लिया था, गिर गया, धरतीकंप हो गया, गिर गया, और 5 साल हुए, 2 साल हुए, 3 साल हुए, और आपका क्लेम नहीं पास कर रहे, तो डिले कर रहे हैं, डिले इन क्लेम बियॉन्ड द टाइम स्पेसिफाइड इन द रेगुलेशन, जो रेगुलेशंस में उसके ज्यादा वो लेते हैं टाइम, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। एनी पार्शियल और टोटल रेपुडिएशन, मतलब रिजेक्शन, ये रिजेक्शन ऑफ क्लेम बाय द लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब जो जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस है वो पार्शियली या फुल्ली आपको डिनाई करते हैं कि भाई आपको क्लेम नहीं मिलेगा क्योंकि आपने भी धोखाधड़ी की, ऐसा कुछ होता है और आप जब हम जेन्युइन है तो हम कर सकते हैं। एनी डिस्प्यूट अबाउट प्रीमियम पेड और पेएबल इन टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी, प्रीमियम कितना पे किया है और कितना पेएबल है, मान लो कि प्रीमियम बहुत सारा हाई किया तो आप एम्बुसमेंट के पास जाके अपना क्लैरिफिकेशन और अपना पक्ष रख सकते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिसी टर्म्स, कोई टर्म्स है वो बहुत ही मिस रिप्रेजेंटेशन, बहुत गलत तरीके से या मतलब हाइड कर दिया है या आपको समझाया नहीं है, एंड कंडीशंस एट द टाइम ऑफ पॉलिसी डॉक्यूमेंट और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट, आपने पॉलिसी डॉक्यूमेंट में या पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपको गलत तरीके से समझाया है तो आप कर सकते हो, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी वियर्ड हो, आपको नहीं बताया गया हो तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है पॉलिसी सर्विसिंग रिलेटिंग टू ग्रीवांस अगेंस्ट इंश्योरेंस एंड देयर एजेंट्स एंड इंटरमीडियरीज, कोई एजेंट ने आपका अपमान कर दिया, इंश्योरेंस इंटरमीडियरी से वो ज्यादा पैसा ले लिया, आपके पास घूस ले लिया, राइट? तो इन दैट केस यू कैन डू इट। इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी एंड इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी which is not in the conformity with the proposal of form submitted by the proposer, मतलब आपको जो दिखाया गया है, आपको जो बताया गया है उससे पॉलिसी टर्म बहुत ही वियर्ड है, और आपको बोला गया है कि आपको हर महीने 20 साल के बाद हर महीने 50,000 मिलेगा, लेकिन पॉलिसी आई तब आपको 40,000 मिलेगा प्लस समथिंग मिलेगा, मतलब गारंटीड नहीं है। इन दैट केस वो अपना जो कंफर्मिटी नहीं है, मतलब कंफर्म नहीं हुआ कि ये 40,000 है या 50,000 है, राइट? तो इन दैट केस यू कैन डू नॉन इश्योरेंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी, आपने पैसे भर दिए लेकिन इंश्योरेंस पॉलिसी आपको नहीं दी गई है आफ्टर द रिसिप्ट ऑफ प्रीमियम इन द लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस इंक्लूडिंग हेल्थ इंश्योरेंस,
मतलब आपने पैसा भर दिया है लेकिन आपको वो पॉलिसी नहीं दे रहा है, क्योंकि पैसा अपने पास एजेंट रख सकता है, इंटरमीडिएरी रख सकता है कि चलो बाद में भरेंगे, चलो बाद में भरेंगे, राइट। और मान लो भर भी दिया है, बैंक में उसके क्रेडिट भी हो गए लेकिन इश्यू नहीं करता है, तो आप बैंकिंग ombudsman का यूज कर सकते हो। एंड लास्ट इज एनी अदर मैटर्स रिजल्टिंग फ्रॉम वायोलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ इंश्योरेंस एक्ट 1938। 1938 का जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके अगेंस्ट कोई भी मैटर हो आप कर सकते हैं। जो रेगुलेशंस है उसके सामने, सर्कुलर्स, जो गाइडलाइंस, इंस्ट्रक्शंस जो इश्यू किए IRDAI ने, तो उसके खिलाफ कुछ होता है, उसका वायोलेशन मतलब उसका पालन नहीं किया है, वायोलेट किया है, और उसके खिलाफ कुछ होता है तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। फ्रॉम टाइम टू टाइम इन टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी टर्म्स कंडीशन फॉलो A to F में करनी थी वो नहीं करी है, तो आप ये सब कंप्लेंट कर सकते हो। अभी सेटलमेंट प्रोसेस कैसा है, आपने तो कंप्लेंट कर दिया, तो सेटलमेंट प्रोसेस कैसा होगा? तो ombudsman विल एक्ट एज ए मीडिएटर, मतलब हमारे जो कस्टमर है, मतलब पॉलिसी होल्डर, ये कंपनी है, तो ये अम्बुजमेंट है, राइट। तो ये मीडिएटर है, मतलब मिडल मैन है, एंड अराइव एट द फेयर रिकमेंडेशन बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड डिस्प्यूट। ये है जो फेयरली काम करता है, मतलब अ, हमेशा कस्टमर के पक्ष में ही नहीं देता है, हमेशा कंपनी के पक्ष में ही नहीं देता है। तो जिसका जहाँ जहाँ फॉल्ट होता है, जो जो होता है, वो फैक्ट बेस्ड एंड जो डिस्प्यूट है उसके हिसाब से रेकमेंड करता है। भाई कंपनी तो उसको 10 लाख की जगह 9 लाख दे दे, राइट। आपको 2 लाख नहीं 9 लाख देना है। कस्टमर को बोलेगा कि आपका 10 लाख क्लेम है वो गलत है, आपका 9 लाख होता है, तो आपको 9 लाख मिलता है, आपको लेना है कि नहीं लेना है, वैसा वैसा वो जो मीडिएटर है वो काम करता है। इफ यू एक्सेप्ट दिस इन अ फुल और फाइनल सेटलमेंट, द ombudsman will inform the company which should comply with terms in 15 days। आप एक्सेप्ट करते हैं कि भाई 9 लाख चलेगा, तो 15 दिन के अंदर कंपनी को आपको पे करना पड़ेगा, राइट। तो 15 दिन के बाद अवार्ड, अवार्ड मतलब जो सेटलमेंट होता है, राइट। तो वो कैसे होता है? इफ द सेटलमेंट बाय रिकमेंडेशन डज नॉट वर्क, हमने बोला कि 9 लाख दे दे भैया कंपनी को, और वो नहीं देता है, तो ombudsman विल pass an award within 3 months of receiving all requirements from the complaints in which will be binding the insurance companies। तो 3 महीने तक वो देखेगा कि ये क्या है, बाद में वो कंपनी को कंपेल करेगा कि भाई आपको ये पे करना ही पड़ेगा, राइट। तो 3 मंथ्स के अंदर, राइट। तो रिकमेंडेशन वर्क नहीं की, कंपनी नहीं मानी, राइट, तो 3 महीने के अंदर उसको मानना पड़ेगा। वंस द अवार्ड इज पास, कि भाई आपको 9 लाख देना है, वो अवार्ड पास हो गया, तो इंश्योरर सेल कंपनी, मतलब इंश्योरेंस कंपनी सेल कंप्लाई अवार्ड विद इन 30 days ऑफ द रिसिप्ट ऑफ अवार्ड्स एंड इंटीमेट द कंप्लेंट ऑफ द सेम टू द ombudsman। मतलब 30 दिन के अंदर उसको, अगर ये चुकादा दे दिया है, तो 30 दिन के अंदर उसको पे कर देना पड़ेगा, राइट। तो ये अवार्ड था। अभी एक नया हम इश्यू देख लेते हैं कि गवर्नमेंट क्या है, अभी नया एम्बुसमेंट के लिए नए रूल सेट किए हैं। तो नए रूल में क्या है, को जो पहले की जो डेफिशिएंसी है उसको दूर करने के लिए, और वायोलेशंस जो है इंश्योरेंस कंपनी न करे, उसके लिए उन्होंने ऑनलाइन किया है। तो जो ऑनलाइन किए वो यहाँ काम करता है। तो पहला यहाँ देखते हैं कि जो इंश्योरेंस एक्ट है और IRDA रेगुलेशन एक्ट 2017 है, उसमें कुछ भी वायोलेशन होता है तो ये ध्यान में रखेगी, मतलब डिस्प्यूट ना हो तो भी। फॉर एग्जांपल पॉलिसी में एक गलत टर्म्स लिख दिया जो 1938 में नहीं होना चाहिए, उसके हिसाब से नहीं होना चाहिए, तो ये कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन हो सकता है, राइट, ये ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, और ऑनलाइन हो गए, आप ऑनलाइन उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू सर्कुलर, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैज टू बी डेवलप्ड बाय काउंसिल इंश्योरेंस एम्बुसमेंट, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ ट्रैकिंग द रिजल्ट्स कंप्लेंट लॉज विद एनी ऑफिस ऑफ ombudsman। मतलब आपको अहमदाबाद जाने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन आपका कंप्लेंट कर सकते हैं।
और आपका ट्रैकिंग नंबर मिलेगा, और ट्रैकिंग नंबर सर्च करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट आया, आपको सब डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे बिल्कुल, तो क्या रिजल्ट आया वो आपको मिल जाएगा। एंड नाउ पॉलिसी होल्डर कैन डू ऑनलाइन कंप्लेंट एट www.ecoi.co.in पे आप कंप्लेन कर सकते हो, और कंप्लेन आपकी सुनी जाएगी, और 3 मंथ्स के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, और 30 डेज में उसको देना पड़ेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप पढ़ लेना, सुन लेना और समझ लेना। तो ये सेकंड पार्ट था जो थियोरी में एग्जाम पर्पस पे और एग्जामिनेशन में आ सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दिस।